नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो रक्षाबंधन की वजह से आना जाना रहने के कारण कल की क्लास हमारी मिस हो गई। उम्मीद है आप सभी लोगों ने अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया होगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग बितान भाग 1 की रिवीजन करेंगे। बितान भाग 1 जो कि 11वीं कक्षा की पुस्तक है, ठीक है। उसमें मुख्य रूप से 3 अध्याय दिए हुए हैं। पहला है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ कुमार गंधर्व का लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है राजस्थान की रजत बूंदें, अनुभव मिश्र की रचना है। फिर आलो अंधारी बेबी हालदार की। उसके बाद आगे भारतीय कलाओं के बारे में दिया हुआ है, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है और काफ़ी सारे क्वेश्चन है उसमें जो पेपर में बन सकते हैं, ठीक है। तो आज इन सब में से ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो फिर शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था उनका जन्म? 28 सितंबर 1929 को हुआ था, ठीक है। 28 सितंबर याद रखना है, ठीक है। मंथ भी याद रखना है। 1929 को उनका जन्म हुआ था। पूरे पाठ में लता जी की गायकी के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो आपको सभी चीज़ें ध्यान से देखनी है, ठीक है। आगे हैं, लता जी की मृत्यु कब हुई थी? तो एक महान गायिका, भारत की शान, 6 फरवरी 2022 को इस संसार से अलविदा कहकर चली गई थी, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे बीच सदा ही जिंदा रहेगी क्योंकि ऐसी आवाज़ एक तोहफा के रूप में मिलती है जो कि लता जी के पास थी। तो ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, याद रखनी है उनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को। अगला हमारा प्रश्न है, लता जी से पहले कौन सी गायिका प्रसिद्ध थी? आपके पाठ के आधार पर आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो नूरजहां का नाम आया है। लता जी से पहले कौन मशहूर थी? नूरजहां गायिका प्रसिद्ध थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कुमार गंधर्व का मूल नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये नाम भी थोड़ा अटपटा सा है, अच्छे से ध्यान रखना है। वासुदेव सिंह नहीं है, दीनानाथ। आपको पता है लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ जी थे, ठीक है। रघुपति सहाय ये भी नहीं है। तो क्या है उनका नाम? कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सड़ीदार मया कामकली। तो ये कुमार गंधर्व का मूल नाम है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने कितने वर्ष की आयु में अपनी पहली मंचीय प्रस्तुति दी थी? तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी हो सकता है। तो 10 वर्ष की आयु में कुमार गंधर्व ने अपनी पहली मंचीय प्रस्तुति दी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमार गंधर्व को कौन सा सम्मान नहीं मिला है? तो कौन सा नहीं मिला है? कालिदास सम्मान मिला है उनको, पद्म विभूषण मिला हुआ है, लेकिन हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार कुमार गंधर्व को नहीं मिला। तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दिन बहुत ही थोड़े रह गए हैं, 1 हफ्ता रह गया मान के चलो। पूरी अपनी रिवीजन वगैरह अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ लीजिए। और मेरा जो आपसे कहना है कि जो पद्य भाग है, मतलब पोइट्री है 11वीं 12वीं की, उसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि बीच में से पंक्तियाँ वगैरह पूछे जाने की संभावना रहेगी, ठीक है। बिलायत खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार। कौन सा? सितार बजाते थे बिलायत खां। आगे है जी, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के आधार पर लय कितने प्रकार की होती है? तो लय कितने प्रकार की होती है? लय होती है 3 प्रकार की, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। स्वरों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो यहाँ आप उलझ सकते हैं, ध्यान से करना है। स्वरों के क्रमबद्ध समूह को स्वर मालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर मालिका कहा जाता है, ठीक है। त्रिताल में कितनी मात्राएं होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। 4-4 मात्राओं की पंक्तियां इसमें होती हैं, 4-4 मात्राओं के भाग होते हैं, ठीक है। राजस्थान की रजत बूंदें के लेखक का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? अनुपम मिश्र। क्या हो जाएगा?
अनुपम मिश्र, आलोक धनवा की पतंग कविता है 12वीं कक्षा में। ठीक है, आनंद यादव का जूझ उपन्यास का भाग है। ठीक है, वो भी 12वीं में है। और कुमार गंधर्व का पाठ हो जाएगा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर। आज भी खड़े हैं तालाब किसकी रचना है? तो ये आपने अच्छे से ध्यान रखनी है, ये किसकी रचना हो जाएगी? और ये हो जाएगी अनुपम मिश्र की। किसकी हो जाएगी? अनुपम मिश्र की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कुएं खोदने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि राजस्थान में पीने के पानी के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसी कुएं बनाने के काम को लेके इतना बड़ा आपका जो राजस्थान की रजत बूंदें पाठ है, उसमें मतलब कुएं जो बनाई जाती है उसे खोदने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो किस औजार का प्रयोग किया जाता है? बसौली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो व्यास होता है वो छोटा होता है, किसी बड़े औजार का प्रयोग नहीं कर सकते, तो बसौली का प्रयोग उसमें किया जाता है। राजस्थान में वर्षा का पानी नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? रेजा शब्द का, मतलब कितने रेजा पानी बारिश हुई है, तो इस तरीके से नापा जाता है। सामान्यतः एक कुएं का व्यास कितना होता है? कितने हाथ तक एक कुएं का व्यास होता है? तो आपको ध्यान रखना है 4-5 हाथ व्यास होता है एक कुएं का। ठीक है, और कुएं को खोदना कोई आसान काम नहीं होता, मतलब तजुर्बेदार व्यक्ति ही कुएं खोदने का काम करते हैं, जिसमें कोई मेन मतलब जाति होती है राजस्थान में। ठीक है, या तो वो कुएं खोदती है, या अपने अनुभव से कुछ अनुभवी व्यक्ति कुएं को खोदने का काम करते हैं। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कुएं की चिनाई करने के लिए लट्ठों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लट्ठे बनाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी मानी जाती है? ऐसा तरीका होता है कुएं की चिनाई करने का, वो खीप की रस्सी बना के उसके चारों तरफ लपेटी जाती है। ठीक है, आपके पाठ के आधार पर, तो ताकि वो रेत है वो नीचे ना सिरके, बांध दिया जाता है उसको। ठीक है, एक लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग किया तो लट्ठों को फिर खीप की रस्सी से बांधा जाता है, ऐसा कुछ किया जाता है। तो किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? मतलब सबसे बढ़िया लकड़ी कौन सी मानी जाती है? प्रयोग तो बण, बावल, कुंबट सबका किया जाता है, लेकिन सबसे उत्तम दर्जे की जो लकड़ी मानी जाती है वो अरणी होती है। कौन सी होती है? अरणी। ये सब ना मिले तो कई बार आक का प्रयोग भी कर लिया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इनमें से राजस्थान की वह कौन सी जगह है जहाँ पर मीठे पानी की कुएं नहीं है? तो 4 जिलों के वहाँ पर नाम दिए हुए हैं पाठ में, जहाँ जहाँ कुइयाँ खोदी जाती हैं। तो मैंने चारों ही ऑप्शन वो लिए हैं, और जो नहीं है वो भी लिया है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो चुरू में कुइयाँ लगाई जाती हैं, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। ठीक है, लेकिन झुंझुनू में कुएं का काम नहीं होता, कुइयाँ नहीं लगाई जाती। तो ये 4 जिले आपने याद रखने, चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, फिर राजस्थान का एक गांव है खडेरों, गांव का नाम याद रखना है। वहाँ पर 120 कुइयाँ हैं, जिसके कारण उसको क्या 6VC नाम दिया जाता है उस गांव को। ठीक है, 6 गुना 20 6VC गांव कहा जाता है। तो वो कौन से ज़िले में पड़ता है? ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, कौन से ज़िले में पड़ता है? तो वो जैसलमेर ज़िले में पड़ता है। ठीक है, गांव का नाम पूछ लिया जाए तो खडेरों। ठीक है, जिसमें कुइयों की संख्या पूछी जाए तो 120, उसका नाम क्या है? 6VC, और जैसलमेर ज़िले में वो पड़ता है। मीठे पानी का संकेत देने वाली खड़िया पत्थर की पट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिया गया है। तो निम्न में से कौन सा नाम सही नहीं है? तो कौन सा नाम सही नहीं है? धादड़ो, धड़धड़ो ऐसे नाम हैं, चारोली, फरेड़ी, बिट्टूरो, बलिया। तो यहाँ पर जो भी नाम उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, मैंने वो सभी लिए हैं। धादड़ो भी कहा जाता है, धड़धड़ो भी कहा जाता है, चारोली भी कहा जाता है, बिट्टू रो बलिया भी कहा जाता है, लेकिन फरेड़ी नहीं कहा जाता।
क्या नहीं कहा जाता, फ्रेडी नहीं कहा जाता। फ्रेडी वो होती है जो कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी वगैरह का प्रयोग किया है तो उसको क्या बोला जाता है, फ्रेडी बोला जाता है। और जो रस्से लपेट दिए जाते हैं, खीप वगैरह के रस्से बनाकर जो कुएं में लपेटे जाते हैं तो उसको क्या, उस लपेट को सांपणी कहा जाता है। ठीक है, पाठ में ये शब्द आए हुए हैं, ध्यान रखना है। कुएं से पानी किस समय निकाला जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि कुएं में पानी इकट्ठा होता है, एक दिन में 2-3 घड़े ही मतलब पीने वाले पानी के इकट्ठे होते, रेस के पानी। ठीक है, तो वो पानी निकालने के लिए कौन सा समय रखा जाता है, क्या सुबह निकाला जाता है, रात को, दोपहर को, या फिर गोधूली वेला में। तो ये शाम के समय पानी कुएं से निकालने का काम किया जाता है और पानी निकालने के बाद कुएं को ढक्कन से ढक दिया जाता है। और पानी की सुरक्षा के लिए कई बार ताले वगैरह का प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि पानी के पीने वाले पानी की कमी होने के कारण पानी की सुरक्षा भी ज़रूरी होती है। और मतलब उसका व्यास अगर पूछा जाए क्यों छोटा रखा जाता है, ताकि थोड़ी जगह में पानी ऊपर आ जाए और आसानी से निकाल लिया जाए। छोटे डोल वगैरह से भी निकालने का काम किया जाता है पानी को। ठीक है, आलो अंधारी का लेखक कौन है, तो आलो अंधारी किसकी रचना है, बेबी हालदार की रचना है। जो एक मतलब आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लोगों के घरों में काम किया करती थी और किसी अच्छे मालिक, मकान मालिक थे। उन्हीं के मतलब प्रभाव से, उन्हीं के उनको मोटिवेशन करने के बाद ही क्या वो बेबी हालदार लिखने लगी। अगर पूछा जाए कि कहाँ तक पढ़ी लिखी थी तो मुश्किल से 7वीं तक पढ़ी हुई थी। छोटी सी उम्र में उसकी शादी कर दी गई, उससे भी बड़े मतलब उम्र में बड़े आदमी के साथ। तो फिर उसने अपने पति को छोड़ दिया था, अपने बच्चों के साथ अलग रह रही थी, लोगों के घरों में काम करती और फिर क्या होता, वो मतलब इस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही थी। ठीक है, तो यही था उसकी जीवनी के बारे में। तो उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में ही लिखा और उसको काफ़ी सारे अच्छे लोगों का सहयोग मिला, जिसके कारण वो ऐसा करने में सफल हुई। मतलब जब बिल्कुल ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ रखी थी, फिर भी उन्होंने अपने बारे में इतना बढ़िया लिखा। ठीक है, बेबी हालदार के बच्चे कितने थे, तो बच्चे थे उसके, ठीक है, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी, 3 बच्चे थे उसके। ये भी ध्यान रखना, कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे। बेबी हालदार की भाषा कौन सी थी, तो भाषा पूछी जाए कौन सी थी बेबी हालदार की। हाँ जी, तो बेबी हालदार की भाषा कौन सी थी जिसमें उन्होंने आलो अंधारी की रचना की। मूल भाषा उनकी बांग्ला थी, बाद में आलो अंधारी का मतलब कि अनुदित किया गया हिंदी भाषा में। बेबी हालदार जिनके घर रहती थी उनको तातुश कह के बुलाती थी। ठीक है, और जिनके मार्गदर्शन में मतलब उन्होंने लिखना शुरू किया वो उनको जेठू कहती थी। मतलब पिताजी के समान तातुश को समझती थी और तातुश से 1 साल बड़े थे वो, और उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी थी तो जेठू मतलब से संबोधित करके लिखी थी। ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। बेबी हालदार की शादी कौन सी आयु में हुई थी, तो कौन सी आयु में हो गई थी, 13 वर्ष की आयु में उसकी शादी कर दी गई थी। और फिर शादी भी एक अधेड़ व्यक्ति से की थी, इसीलिए वो उनको छोड़ के आ गई थी अपने बच्चों के साथ। बाकी जीवन अपने बच्चों के साथ व्यतीत किया उन्होंने। ठीक है, कुएं में चिनाई का काम क्या कहलाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुएं में चिनाई का काम क्या कहलाता है, तो क्या कहा जाता है, चेजा कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है, तो बरसात से मिलने वाले पानी को पालर पानी कहते हैं, पालर पानी कहते हैं। ठीक है, किस नृत्य को, अब भारतीय कलाओं से कुछ क्वेश्चन हैं जो बन सकते थे, मैंने बनाने की कोशिश की है। किस नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, तो कौन सा नृत्य है। ये सारे ही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैसूर के नृत्य को डोडवा कहा जाता है, महाराष्ट्र के नृत्य को लावणी, केरल के कुरुबांजी को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ये हमारे प्रश्न का आंसर है, लेकिन बाकी सारे पॉइंट भी आपने ध्यान में रखने हैं। गुजरात में गरबा किया जाता है, आप सभी जानते ही हैं। केरल के कुरुबांजू को भरतनाट्यम का
मतलब प्रेरणा स्रोत माना जाता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें से कौन सा राग काल से संबंधित नहीं है? तो अलग अलग दिन में जितने समय काल होते हैं, ठीक है, उसी अनुसार राग का प्रयोग किया जाता है, तो वो उसके साथ मैंने सामने रखे हैं। ध्यान रखना है, कोई पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएँ। ब्रह्म मुहूर्त के समय कौन सा राग? भैरव राग। सुबह सुबह मेघ राग, दोपहर के राग को दीपक या श्री राग कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा रात में कौशिक व हिंडोला, कौशिक व हिंडोला। तो हमारा प्रश्न था कि कौन सुमेलित नहीं है या कौन सुमेलित है? तो सारे ही राग अपने काल के अनुसार सुमेलित हैं, तो इनको आपने ध्यान में रख लेना है। उसके बाद भारत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? मुख्य सबसे पहले भी कह सकते हैं, मुख्य भी कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? बीणा हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक सामग्री से बना स्थायी लघु चित्र वरेली कहाँ से संबंधित है? तो लघु चित्र है एक वरेली, उसका संबंध किस स्थान से है, ये आपका प्रश्न है। तो कहाँ से है उसका संबंध? महाराष्ट्र से हो जाएगा। कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश की कलमकारी है लघु चित्रों में, ये भी ध्यान रखना है। पंजाब की फुलकारी। किवाड़ पेंटिंग की जाती है, तो कहाँ की जाती है किवाड़ पेंटिंग? राजस्थान में की जाती है किवाड़ पेंटिंग, ध्यान रखने वाली बात है। आगे हमारा प्रश्न है मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मधुबनी कहाँ की प्रसिद्ध है? मिथिला की। मधुबनी मिथिला की प्रसिद्ध है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मेरी मतलब कोशिश यही रही है कि आपके जो जान पहचान है वितान भाग 1 के अध्याय जितने भी हैं उनसे हो जाए अच्छे तरीके से, और जितने क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है, जितने बन सके। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।